हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर। और आज इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर मॉक टेस्ट पेपर मार्च 2021 में जो रिलीज किया गया है फॉर कमिंग टर्म एग्जामिनेशंस। एंड आगे टर्म एग्जामिनेशंस पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया है ऑलरेडी। इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर मैंने इसका वीडियो बना दिया है। मार्च 2021 में जो मॉक टेस्ट रिलीज किया गया था बाई आईसीएआई, उसका पेपर पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का अपने डिस्कशन कर ली है। अप्रैल 2021 टर्म का भी जो इनडायरेक्ट टैक्स पेपर था उसका भी डिस्कशन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो 60 मार्क्स का पोर्शन है, उसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में रिलीज किया है। वो प्लीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फटाफट मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। और सीएम इंटर स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो ध्यान से देखना है, खाली सी इंटर नहीं है, सीएम इंटर को भी ये वीडियो उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना सी इंटर के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज यू नो, फाइनेंस एक्ट 2020 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, तो वो अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए इंस्टीट्यूट ने काफी सारे नए नए प्रोविजंस से क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। मार्च 2021 में इनकम टैक्स में 60 मार्क्स का, और आपको पता है जीएसटी में 40 मार्क्स का कंपोनेंट होता है, तो 60 मार्क्स में सबसे पहला 30% जो असेसमेंट होता है वो एमसीक्यू मॉडल पे होता है। तो 18 मार्क्स का अपने को मिलेगा एमसीक्यू। ठीक है, 18 मार्क्स का अपने को मिलेगा एमसीक्यू एंड 42 मार्क्स का अपने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। 42 मार्क्स का अपने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और 18 मार्क्स में मिलेगा अपने को एमसीक्यू। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई रिपीट, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे 5 एमसीक्यू पूछा है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में 5 एमसीक्यू पूछा है और एक एमसीक्यू का 2 मार्क्स ईच है, तो 10 मार्क्स टोटली पूरा एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5 चार सवाल है 2-2 नंबर के। 4 इंटू 2 8 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स 18 मार्क्स का आपका एमसीक्यू इस तरह से कवर होता है। तो चलो सर अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर केस स्टडी से क्या एमसीक्यू निकलता है उसका अपने क्वेश्चन यहीं पर अपने फुल ऑन जवाब डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर राम, an Indian resident, purchased a residential house property at Gwalior on 28th May 1999। राम एक इंडियन रेसिडेंट है, उसने रेसिडेंशियल हाउस खरीदा ग्वालियर में 28 में 1999 को फॉर रुपीज 28.5 लैक्स। 28.5 लैक्स में उसने प्रॉपर्टी खरीदा। ठीक है, FMV एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन 141 वाज रुपीज 33.5 लैक्स एंड 32.4 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पे अमेंडमेंट पूछ लिया है लोग। इफ यू रिमेंबर, फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट आया था कि इन केस योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, देन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ FMV एज ऑन 1/4/2001 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1। मतलब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेसिकली अगर FMV से ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली लोअर ऑफ FMV एंड SD। मतलब बेसिकली अगर SDV FMV से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू एंड एसडीवी दोनों में दिया है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और एसडीवी कम है, आपका एसडीवी से ज्यादा ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सीड नहीं कर सकता। तो दैट्स वाज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और यही से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया मॉक टेस्ट पेपर में। तो 32.4 लाख एंड 33.5 लाख विच एवर इज लोअर, 32.4 लाख। तो सर 32.4 लाख अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सीड नहीं कर सकता। ऑन 5th Feb 2012 राम ने एंटर किया एग्रीमेंट विद मिस्टर बॉम्केश फॉर सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर 74 लैक्स। 2012 में एग्रीमेंट एंटर हुआ कि वो सेल करेगा 74 लैक्स में और उसने अमाउंट ऑफ एडवांस 3.9 लैक्स एज एडवांस रिसीव कर लिया। 3.9 लैक्स एज एडवांस रिसीव कर लिया। कब रिसीव कर लिया? 5th Feb 2012 को रिसीव कर लिया। हाउएवर एज मिस्टर बॉम्केश डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, राम फॉरफिटेड द एडवांस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉम्केश ने बैलेंस अमाउंट पे नहीं किया तो राम ने ये जो 3.9 लैक्स का एडवांस है ये फॉरफिट कर लिया। इसका अपने को ट्रीटमेंट पता है सर, अगर फॉरफिट कर लिया एडवांस तो एज पर सेक्शन 51 अपने पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन्स में, दिस एडवांस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि ये बताओ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2014-15 के पहले फॉरफिट हुआ है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने सम में क्या है 32.4 लाख, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 141 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 141 से ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो सर 32.4 लाख मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकता इन शॉर्ट, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विच इज 28.5 लाख। तो आपका अल्टीमेटली 32.4 लाख इज माई कॉस्ट माइनस 3.9 लाख माइनस 3.9 lakh. तो 32.4 lakh minus 3.9 lakh will give me
28.5 लाख, ये मुझे 28.5 लाख दे देगा एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस अमाउंट। ठीक है सर। ऑन 15th April 2020 राम सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2.1 करोड़। फाइनली करंट ईयर में अप्रैल 20 में राम ने प्रॉपर्टी बेच दिया 2.1 करोड़ में, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2.33 करोड़। तो सर आपको याद होगा 110% कंपेयर करना पड़ेगा, तो 2.1 का 110% होता है 2.31 करोड़। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो उससे ज्यादा है सर। तो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होने वाला पता है? आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन होने वाला है 2.33 करोड़। फुल वैल्यू कंसिडरेशन होने वाला है 2.33 करोड़ एज पर सेक्शन 50C। फर्दर ही परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस एट दिल्ली एंड मुंबई फॉर 54 lakhs ईच। 54 lakhs ईच इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 घर खरीदा है 54 लाख ईच पे। कुछ याद आ रहा है सर? आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो सर यहाँ पर सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा। एंड सेक्शन 54 तो सर नॉर्मली एक घर के लिए लगता है, बट येस अमेंडमेंट आया था 2 रेसिडेंशियल हाउस परचेज करते समय भी आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल सकता है, बट ओनली इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ओनली इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म कैप गेन नहीं होना चाहिए, तब जाके आप 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सर। तो यहां पे सर देखना पड़ेगा, वंस वी कैलकुलेट देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड। फिर देखो केस स्टडीज कंटिन्यूड। ऑन 20th February मिस्टर राम डिसाइडेड टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई। मतलब जो मुंबई वाला प्रॉपर्टी इसने खरीदा था वो फरवरी को डिसाइड कर लिया कि वो प्रॉपर्टी बेच देगा टू हिज नेफ्यू मिस्टर वैभव फॉर ₹58 lakhs, फ्रॉम होम 19,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19,000 कैश में ले लिया 15 जनवरी को एज एडवांस फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट टू सेल। यानी सर 20th February को एग्रीमेंट हुआ, बट सेल डीड रजिस्ट्री कब हुई? 30th मार्च को, एक महीना बाद। ऑन द रिसीट ऑफ द बैलेंस अमाउंट थ्रू अकाउंट पे चेक फ्रॉम मिस्टर वैभव। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट मुंबई, दोनों डेट का दे दिया है, एक तो एग्रीमेंट वाले दिन और एक रजिस्ट्री वाले दिन, 61 लाख एंड 64 लाख। सो वी नो गाइस कि अगर आपको पार्ट पेमेंट इन अकाउंट पे चेक और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में मिला है तो सेक्शन 50C अलाउज यू टू टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। बट यहाँ पे तो सर हमें पार्ट पेमेंट कैश में मिला है, तो अगर पार्ट पेमेंट कैश में मिला है तो सर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। ये 61 लाख का कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ है उसी दिन का आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। फिर आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना। तो गाइज कभी भी जब एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चंस आएंगे ऑलवेज रिमेंबर, आप अगर चाहो तो पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ सकते हो। It's better after reading 1 or 2 paras immediately see what is the question asked। हो सकता है कि पहला 2 पैरा में ही आपका पहला 2 सवाल कवर हो जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक साथ आप पूरा कर लो। वो तो मैं अभी आपको फाइनल एमटीपी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इट इज पॉसिबल, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई एम सेइंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अलग अलग उसको एक साथ पढ़ लोगे फिर एक साथ आंसर दे दोगे। आपको वापस सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे देखो पहला सवाल जब पूछ रहा है व्हाट शैल बी द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपसे क्या एक ही पूछा है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा ऑफ द प्रॉपर्टी एट ग्वालियर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अब आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मैं पहला पैरा पढ़ रहा था उसी समय एक बार मैं नीचे देख लेता कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, तो सर बेटर होगा उस तरीके से आप जाइए rather than reading full question then seeing the question, मतलब reading the case study then seeing the question and then again going back to the case study and again, so this will waste lot of time। तो टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा है तो वापस से आपको पैरा में जाना पड़ेगा। देखो ग्वालियर वाला प्रॉपर्टी है 28.5 लाख में एक्चुअल प्राइस है, एफएमवी एसडीवी दे दिया है, आपको इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे सर? आपको पता है राम ने प्रॉपर्टी ये बेचा है 2.14 करंट ईयर में, तो करंट ईयर का हमें पता है इट्स इंडेक्सेशन फैक्टर इज 301। बेस ईयर इंडेक्स इसमें लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी 141 के पहले एक्वायर्ड है, ठीक है, प्रॉपर्टी 141 के पहले एक्वायर्ड है, तो इंडेक्सेशन पता है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इंडेक्सेशन फैक्टर पता है। कॉस्ट क्या होगा सर? कॉस्ट अपने निकाल चुके हैं, 32.4 लाख मेरा कॉस्ट होता, बट एडवांस रिसीव हुआ याद रखिएगा, तो 32.4 लाख में से मैंने 3.9 लाख में एडवांस माइनस कर दिया, तो मुझे 28,50,000, तो 28,50,000 हमारा कॉस्ट होने वाला है इनटू 301 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। एंड करेक्ट आंसर इज 85,78,500, 85,78,500, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सी।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सी 85,78,500। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, कैपिटल गेन बताओ टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर। फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर, की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते समय कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल हुआ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। तो सर इन दिस केस आप देखो 15 अप्रैल को राम ने प्रॉपर्टी बेचा है, 15 अप्रैल को राम ने प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है, 2.1 करोड़ में बेचा है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2.33। तो सर यहां पर अपने निकाल चुके थे कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होने वाला है 2.33। तो सर एफईसी क्या होगा सर, मेरा बात ध्यान से सुनो, 2.33, ठीक है। तो अगर मैं लैक्स में करूं तो 233 लैक्स, एक बार लैक्स में निकालते हैं, करोड़ में नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो आप निकाल के गए हो, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 85,78,500। तो आप लैक्स में करो तो ये हमारा यही पे तो करके गए ना इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 85,78,500 हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ग्वालियर वाला प्रॉपर्टी का है। ग्वालियर वाला प्रॉपर्टी का कैप गेन पूछा आपसे। तो सर एफईसी 233 लैक्स होगा अंडर सेक्शन 50C, एफईसी 233 लैक्स होगा अंडर सेक्शन 50C। उसके नीचे आप 85,78,500 माइनस करोगे तो एक बार 233 लैक्स, ठीक है, माइनस 85,78,500, 85,78,500 gives you 1,47,21,500। बट दिस नॉट द कैप गेन फाइनल, बिकॉज यहां पर देखो प्रॉपर्टी भी खरीदा है। ही परचेज 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट दिल्ली एंड मुंबई फॉर 54 लाख ईच। तो एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एलटीसीजी कितना आ रहा है, यहाँ पे एलटीसीजी कितना आ रहा है 1.47 करोड़, मतलब 2 करोड़ से कम आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन आप दे सकते हो क्या, 2 घर का दे सकते हैं सर, 2 घर का दे सकते हैं क्योंकि एलटीसीजी डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। कितना का दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस कितना है 54 लाख ईच, 54 लाख ईच। तो 2 घर का कितना हुआ 1 करोड़ 8 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 करोड़ 8 लाख, 54 लाख ईच। तो 2 घर का 1 करोड़ 8 लाख, तो यहाँ पे 1 करोड़ 8 लैक्स माइनस कर देंगे अपने, तो वी आर गेटिंग कैपिटल गेन्स 39,21,500, 39,21,500 हमारा कैपिटल गेन होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, 39,21,500 हमारा एलटीसीजी होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल फॉर असेसमेंट ईयर इन द हैंड्स ऑफ राम फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट मुंबई। देखो गड़बड़ हुआ ना, अब आपको मुंबई वाला कैप गेन पूछा। देखो ध्यान से देखो सर, ये 2 घर खरीदा था दिल्ली और मुंबई में अपने सेक्शन 54 में पड़े, इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल। ये 3 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो खरीदा है, जिसके बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम किया है, ये नहीं बेच सकता, बट बेच दिया है सर। आप देख लो सेकेंड पैरा में बोला है 28 फरवरी को राम ने प्रॉपर्टी एट मुंबई नेफ्यू को बेच दिया, 58 लाख रुपीस में बेच दिया, और एडवांस मिला है बट कैश में मिला है। अपने को इससे मतलब नहीं, अपने को इसका कैप गेन चाहिए सर। तो कैप गेन जब आपको बोला है कि प्रॉपर्टी बेचा है और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखो कितना है 64 लाख, और अपने बढ़ चुके हैं, इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 64 लाख कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज कैश में एडवांस मिला, विच इज नॉट अलाउड। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं ले सकते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 50C के हिसाब से सेल वैल्यू है 64 लाख। लेकिन सर इस प्रॉपर्टी का, इस मुंबई वाले प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या है, तो सर आपको याद होगा पढ़ाया गया था, इन केस ऑफ एग्जेम्पशन गेट्स विड्रॉन, बिकॉज यहां पे इसने 3 इयर्स के पहले ही ट्रांसफर कर दिया न्यू प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम किया गया था अंडर सेक्शन 54। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस, दैट इज मुंबई हाउस, विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन व्हिच वाज टेकन अर्लियर। तो सर एक्चुअली देखा जाए तो 54 लाख का कॉस्ट है मुंबई का हाउस, बट यहां पे एग्जेम्पशन तो ले लिया गया ना, यहां पे तो एग्जेम्पशन ले लिया गया। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला पता है, कॉस्ट जीरो होगा सर, कॉस्ट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, 54 लाख में से 54 लाख माइनस कर दिया अपने, यही चीज है, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन मिल गया ना पहले। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड मुंबई जब आप ट्रांसफर करोगे तो वहां पे इन्फ्लेटेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो सर यहां पर क्या होगा पता है, एफवीसी हमें पता है, अंडर सेक्शन 50C निकालना है अपने को, विच इज 64 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी जीरो। जीरो क्यों होगा, हम समझा दिया आपको, एग्जेम्पशन विड्रॉ किया गया है, कॉस्ट माइनस कर दिया गया। तो 64 लाख फुल्ली विल बी कैपिटल गेन, 54 लाख। और ये क्या होगा पता है, एसटीसीजी होने वाला है। ऑलरेडी पूछा नहीं आपसे, बट ये एसटीसीजी क्यों होगा, क्योंकि आपने खरीदा है ये प्रॉपर्टी, अब देखो 28 अगस्त 20 को, और आपने इसे ट्रांसफर कर दिया 28 फेब 21 को। तो दिस विल बी इंटायरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपसे पूछा नहीं है, तो आंसर इज डी, 64 लाख। नेक्स्ट, अमाउंट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वैभव।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ वैभव। तो वैभव का नाम कहां पर आया? देखो वैभव का नाम आया इधर, राम ने हाउस प्रॉपर्टी बेचा वैभव को फॉर 58 लैक्स, यानी एक्चुअल कंसिडरेशन इज 58 लैक्स, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 64 लाख, जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप 61 ले ही नहीं सकते बिकॉज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन लेना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन नहीं ले सकते बिकॉज कैश में एडवांस हुआ है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 लाख। तो वैभव जब 56/10 में परचेज कर रहा है फॉर लोअर कंसिडरेशन, तो हमने पढ़ा था वहां पे अगर 50,000 से ज्यादा है या 10% ऑफ कंसिडरेशन 10%, तो 58 लाख का 10% कितना हुआ? 5,80,000, बट द डिफरेंस इज 6 लाख। तो 6 lakhs इज एक्सीडिंग 10% डिफरेंस, 6 lakhs इज एक्सीडिंग 10% डिफरेंस। समझ में आया आपको? और यहां पे भी आपने देखा है 64 लाख 50 सी, यहां पर भी 110% आपको देखना पड़ेगा कि 58 लाख एक्चुअल है, इसका 58 लाख का 110% करो, इट इज गिविंग यू 63 लाख 80, बट 64 लाख आपका है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कॉस्ट ऑफ 64 लाख आपका क्या बोलते हैं सेल कंसिडरेशन माना जाएगा इस समय, ठीक है। तो 58 माइनस 64 लाख इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड 58 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन, डिफरेंस है 6 लाख, अगेन 10% से ज्यादा है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होने वाला है सर? 6 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होने वाला है वैभव के हाथ में? 6 लाख। लास्टली, व्हाट शैल बी द टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर राम? सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब। What shall be the total tax credit available with Mr. Ram with respect to the sale of 2 houses properties during the current year, assuming that the tax was fully deducted by both the buyers at the time of payment? मतलब यहाँ पे तो अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया कि कितना क्रेडिट राम को मिलेगा जो उसने 2 घर बेचा है ड्यूरिंग द ईयर, अज्यूमिंग कि टैक्स पूरा डिडक्ट हुआ है। मतलब टीडीएस का सवाल है ये टीडीएस का सवाल है गाइस, कि टीडीएस पूरा डिडक्ट हुआ है बाय बोथ द बायर्स। मतलब सर यहाँ पे देखो राम ने 2 प्रॉपर्टी बेचा है, इफ यू बी वेरी केयरफुल, मुंबई में 58 लाख का प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है, और यहाँ पे ग्वालियर वाला प्रॉपर्टी इसने 2.1 करोड़ में बेचा है 15 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल 2020 को राम ने ग्वालियर वाला प्रॉपर्टी बेचा 2.1 करोड़ में, और राम ने 28 फरवरी को 58 लाख में प्रॉपर्टी बेचा मुंबई में अपने नेफ्यू मिस्टर वैभव को। तो सर यहाँ पे प्रॉपर्टी व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इज ट्रांसफर्ड, तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन लगने वाला है 194 IA, याद है सेक्शन लगने वाला है 194 IA TDS at the rate of 1% when the consideration is 50 lakh or more. When the consideration is less than 50 lakhs तो TDS नहीं कटेगा पर प्रॉपर्टी, बट अगर कंसिडरेशन 50 lakhs या उससे ज्यादा है तो TDS 1% कट जाएगा। लेकिन सर आपको याद होना चाहिए 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में, बिकॉज कोविड पैंडेमिक हाईएस्ट टोल में था, तो गवर्नमेंट ने 25% रिडक्शन दिया था, तो दिस विल बिकम 0.75%, दिस विल बिकम 0.75% अगर इस बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, वरना 1% होगा अगर इसके पहले हुआ है, ठीक है। तो लेट मी चेक सर, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 मई से 31 मार्च 21 के बीच में टीडीएस लायबल है, तो 25% कम रेट पे कटेगा, और उसके पहले है या उसके बाद में है तो पूरा 1% पे कटेगा। तो देखो सर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अप्रैल को, तो तब तो सर पूरा 1% टीडीएस कटेगा, पूरा 1% टीडीएस कटेगा, क्योंकि कंसिडरेशन भी 50 लाख से ज्यादा है, और यहां पे 28 फेब को 58 लाख भी 50 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर 28 फेब है तो 0.75% कटेगा। समझ गया? 1% कब कटेगा? जब ये 14 मई से 31 मार्च के बीच में है तो 0.75% कटेगा। 1% कब कटेगा? जब 14 मई से पहले है, तो सर 15 अप्रैल तो 14/1 से पहले हो गया ना, तो 2.1 करोड़, 2.1 करोड़ का 1%, 2.1 करोड़ आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इसका 1%, तो इसका 1% हमें देगा 2,10,000, इसका 1% हमें देगा 2,10,000 टीडीएस। इसका क्रेडिट राम ले लेगा जो सेलर है। अगेन राम ने मुंबई वाला प्रॉपर्टी 58 लाख में बेचा, तो 58 लाख में 0.75% टीडीएस डायरेक्ट होगा, विच इज कमिंग टू आई थिंक 43,500, ठीक है। तो टोटल टीडीएस कितना है? 2,10,000 प्लस 43,500, विच इज कमिंग टू 2,53,500। दिस इज द करेक्ट आंसर, 2,53,500 इज द करेक्ट आंसर। सर देखिए डेट से इतना पूरा कंफ्यूज कर दिया, 14 मई से 31 मार्च के बीच में तो 0.75% कटेगा, और उसके पहले तो 1% कटेगा, तो 1% भी है 0.75% भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये सेक्शन देख के टीडीएस का ही सवाल है, टीडीएस का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2,
TPR and Company, a partnership firm selling its product X through its digital facility. ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रोडक्ट एक्स बेच रहा है डिजिटल फैसिलिटी के थ्रू, प्रोवाइडेड बाय MKY लिमिटेड, प्रोवाइडेड बाय MKY लिमिटेड, प्रोवाइडेड बाय MKY लिमिटेड। यानी सर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। याद है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे 194O पे टीडीएस कटेगा, 194O पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करते समय टीडीएस काटेगा। तो यहां पर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टनरशिप फर्म जो अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, बेच रहा है। एमकेवाई जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने अपने बुक्स में क्रिएट कर लिया टीपीआर एंड कंपनी का अकाउंट्स 31 जनवरी को बाय अ सम ऑफ 480 फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में जो टीपीआर एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू 480 का ग्रॉस सेल्स अचीव किया। अब इसमें सिर्फ आउट ऑफ दिस 480 इट मेड अ पेमेंट ऑफ 4,300 ऑन 3 फरवरी 2021। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है 4,80 में से उसने टीडीएस काट के 4,300 पेमेंट किया 3 फरवरी को। फर्दर एक बात बोला है, मिस्टर पवन ने प्रोडक्ट परचेस किया एक्स, मिस्टर पवन ने प्रोडक्ट परचेस किया एक्स थ्रू द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एमकेवाई लिमिटेड, थ्रू द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एमकेवाई लिमिटेड। अब एक मिस्टर पवन है, उसने प्रोडक्ट परचेस किया है थ्रू द कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लेकिन यहां लिखा है हैज मेड द पेमेंट डायरेक्टली टू टीपीआर। सर कॉमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर से खरीदा जरूर है बट पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं किया, पेमेंट किया है डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को विच इज टीपीआर एंड कंपनी 40,000 ऑन 15 जनवरी। अब गाइज यहां पे आपको याद होगा 194 क्लियरली बोलता है कि डायरेक्ट पेमेंट बाय ई कॉमर्स, direct payment to the e-commerce participant will also be deemed to be the fact that the payment has been done to e-commerce operator and TDS e-commerce operator को उस वैल्यू पे भी काटना पड़ेगा। जो भी सेल्स जनरेट हुआ है e-commerce ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू उस पे TDS e-commerce ऑपरेटर को काटना पड़ेगा। दैट इज द अल्टीमेट फंडा ऑफ सेक्शन 194। और यहाँ पे एक एग्जम्पशन लिमिट था बट दैट वाज ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर सप्लाई कर रहे थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो वहां पे एक लिमिट तक TDS नहीं कटता था 7 लाख तक। बट ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है ये इसके थ्रू एक पार्टनरशिप फर्म सप्लाई कर रहा है तो यहां पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है सर, थ्रेशोल्ड लिमिट भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं। तो क्या होने वाला है सर, 4,80,000 हमारा एक सप्लाई है, ठीक है, यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट है 40,000, तो टोटल कितना हुआ 5,20,000 इज द टोटल सेल्स जिसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अगेन यहां पर 14 मई से 31 मार्च बीच में 25% हैज बीन रिड्यूस्ड, तो सर 1% जो रेट था वो कट के हो गया है 0.75%। तो आपको 5,20,000 पर 0.75% टीडीएस काटना पड़ेगा विच इज 3,900। तो MKY इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस रुपीज 3,900 अंडर 194। यही अगर इंडिविजुअल होता ना नहीं करता टीडीएस, 7 लाख का थ्रेशोल्ड है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है तो टीडीएस कट जाएगा, वो भी 3,900। यू नो हाउ सर, कोविड पैंडेमिक की वजह से ये 0.75 हुआ है, उसके बाद वापस से ये 1% हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट, मिस्टर हैरी एन इंडियन सिटीजन इज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। मिस्टर हैरी एक मार्केटिंग कंसल्टेंट है, ही प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। एक इंडियन सिटीजन होके मार्केटिंग कंसल्टेंट है और अक्रॉस द ग्लोब मार्केटिंग सर्विसेज मार्केटिंग कंसल्टेंसी देता है। ड्यू टू हिज प्रोफेशन ही इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा है उसको कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है। हिज मार्केटिंग प्रोजेक्ट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 40 डेज। उसका काम ऐसा है कि उसका मार्केटिंग प्रोजेक्ट जो है जिसका वो सर्विस पीरियड है दैट डज नॉट एक्सीड 40 डेज एंड देयरफॉर हिज स्टे इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया यूजुअली नेवर एक्सीड्स 40 डेज। मतलब वो कोई भी कंट्री में 40 दिन से ज्यादा नहीं रहता है जनरली। उसका इनकम 80 लाख रुपीज है अक्रॉस द ग्लोब विच इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रॉस द ग्लोब वो 80 लाख रुपीस कमाता है जो कि कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है। क्यों सर, जिस तरह से लग रहा है ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन एनी ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल, बिकॉज ऑफ हिज रेसिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, because of nature of services which is rendering and because of the nature of the services is rendering वो कहीं पर भी रेसिडेंशियल स्टेटस का जो एक मिनिमम स्टे रिक्वायर्ड है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ही ट्रैवल्स एंड ट्रैवल्स। बट करंट ईयर में एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स हिम अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडियन कंपनी ने करंट ईयर में उसे मार्केटिंग प्रोजेक्ट दिया है इंडिया में। हिज स्टे इन इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओनली 25 डेज। वो इंडिया में आया है 25 दिन के लिए,
ठीक है, एंड हिज इनकम फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट वुड बी 30 लैक्स। उससे उस प्रोजेक्ट से इनकम आने वाला है 30 लैक्स। मतलब सर इंडियन सोर्स्ड इनकम कितना होने वाला है? मोर देन 15 लैक्स। कुछ याद आ रहा है? अगर इंडियन सोर्स्ड इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो सर एक प्रोविजन आपको पढ़ाया गया था 6 सबसेक्शन 1A, एक प्रोविजन आपको पढ़ाया गया था 6 सबसेक्शन 1A, डीम्ड रेसिडेंट। स्टेटलेस पर्सन को रेसिडेंशियल स्टेटस डीम्ड माना गया है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये प्रोविजन पढ़ाया गया था आपको एज पर सेक्शन 6(1)(a). इफ एन इंडियन सिटीजन है, एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ही इज नॉट रेसिडेंट इन एनी ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ हिज प्लेस ऑफ डोमिसाइल और रेसिडेंस, एंड हिज टोटल इनकम इंक्लूडिंग हिज टोटल इनकम बेसिकली इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स्ड इनकम, मतलब इंडियन सोर्स्ड इनकम से उसका इनकम एक्सीड कर रहा है 15 लाख, तो ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड दैट टू आरएनओआर, दैट टू आरएनओआर। तो ये गाइस आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्वियसली इंडिया का 25 डेज के बेसिस पे ना तो 6(1) के ऊपर ना तो 6(1) एप्लीकेबल होगा, ना तो 6(6) एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंगली इसके ऊपर 6(1) ही लगेगा। बीइंग अ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही कंसल्ट्स यू अबाउट द टैक्स रेजिम ऑन हिज इनकम एंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर ये परफेक्ट एग्जांपल है 6(1)(a) का। ही विल बी कंसिडर्ड टू बी आरएनओआर, एंड इफ ही इज कंसिडर्ड टू बी एन आरएनओआर, हिज इनकम व्हिच इज एक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल। तो 30 लाख का जो इनकम जो इंडिया में एक्रू कर रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। 30 लाख का इनकम जो इंडिया में एक्रू कर रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसको 30 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो, ही शैल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑन ए रेसिडेंट एंड शैल बी लायबल टू पे टैक्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आरएनओआर माना जाएगा ये। 6(1)(a) 6(1)(a) में जो भी रेसिडेंट होता है उसको डीम टू बी आरएनओआर करता है। He will be deemed to be RNOR and he will not be liable. He will be liable to pay tax only on 30 lakh rupees, the extent which income is earned in India. Is it clear? Yes, sir. Next, Mr. Vyas, aged 80, is a retired government employee. On 1st April 2020, he received the maturity amount of his LIC policy amounting to rupees 3,50,000. Mr. Vyas एक retired government employee, age very important, 80 साल का है। 1 अप्रैल को करंट ईयर में इसने मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव किया एलआईसी पॉलिसी अमाउंटिंग टू 3,50,000, मतलब उसे मैच्योर्ड अमाउंट मिला एलआईसी से 3,50,000। द पॉलिसी वाज टेकन बाय मिस्टर व्यास ऑन 1 अप्रैल 2013। ये पॉलिसी कब का लिया हुआ है? 2013 का लिया हुआ है, ऑन विच सम एश्योर्ड वाज 3 लाख, मतलब 50,000 बोनस मिला है उसको। एंड द एनुअल प्रीमियम वाज 40,000, मतलब प्रीमियम पेड पर ईयर कितना है? 40,000। और 1 अप्रैल 2013, ठीक है, 1 अप्रैल 2013। तो सर 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 31 मार्च 7 ईयर्स इसने प्रीमियम दिया है। 7 ईयर्स इसने प्रीमियम दिया है, यानी 2,80,000 का इसका प्रीमियम पेमेंट है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यू विल गेट टू नो वेरी सून। His other income comprised of pension, पेंशन इनकम है जिसका अमाउंट है 85,000, पेंशन इनकम है, और ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, और 85,000 इसका पेंशन अमाउंट है। मिस्टर व्यास furnishes a declaration in form 15H for non-deduction of TDS to the insurance company stating that his net tax liability is nil। 197 ये एप्लीकेशन आपको याद होगा कि अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट कर देते हो, फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है, फॉर्म 15G अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तो इस केस में मिस्टर व्यास एज 80 ईयर्स का है, तो वो फॉर्म 15H सबमिट करेगा, ये बोलते हुए डिडक्टर को कि हिज टैक्सेस बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो इस केस में 5 लाख रुपए है। अकॉर्डिंगली कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करे इंश्योरेंस कंपनी को, उसने ऐसा डिक्लेरेशन दिया। तो आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले सोचो इसका इनकम क्या टीडीएस कटने का है, बिकॉज अगर टीडीएस कट गया तो उसे फॉर्म 15H नहीं दे सकता, बिकॉज टीडीएस 194DA कुछ याद आ रहा है आपको, ये सेक्शन में लगेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेमेंट होता है सर, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेमेंट होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, उससे ये ज्यादा है 3 लाख, तो 194DA कटने वाला है। उसके बाद अपने पढ़े थे इनकम पोर्शन पे, आई रिपीट, इनकम पोर्शन पे टीडीएस कटेगा, इनकम पोर्शन पे टीडीएस कटेगा, नॉट ऑन द पॉलिसी अमाउंट। तो 3,50,000 में से मैंने तो 2,80,000 प्रीमियम पे किया है, तो आई थिंक माई प्रीमियम, माई टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन दिस 70,000, ठीक है। मेरा टीडीएस इस 70,000 पे डिडक्ट हो सकता है, तो मेरा इनकम तो 70 ही है ना, एंड यहां पे मेरा पेंशन कितना है? 85, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरा जो इनकम है प्लस मेरा अदर इनकम मिलाकर भी मैं टीडीएस नहीं, बिकॉज माई 5 लाख तक का टैक्स लायबिलिटी जीरो। आज टीडीएस भी अगर ये काट लेगा तो 12,500 का रिबेट मिल जाएगा मेरे को। आप बात समझ रहे हैं? तो माई टैक्स लायबिलिटी इज निल। सो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फिर भी देखते हैं। द डिक्लेरेशन मेड बाय व्यास इज रॉन्ग एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू डिडक्ट टैक्स ऑफ 3,500। देखो इसी के ऊपर 5% समझ गए आप, 5% ऑफ 70,000 इज 3,500। लेकिन सर आप ये समझो टीडीएस काट लेंगे, बट
अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी तो 3500 से भी कम है, बिकॉज टैक्स लायबिलिटी तो जीरो है, 5 लाख का एग्जामिशन लिमिट मिल जाएगा उसको. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. क्लेम बाय मिस्टर व्यास इज राइट एंड इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर कि क्लेम ऑफ मिस्टर व्यास बिल्कुल सही है और इंश्योरेंस कंपनी को टीडीएस नहीं काटना है सर. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को टीडीएस नहीं काटना है. ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर. Last of the MCQ part. During the assessment year 21-22, Mr. Kabir has a loss of 6 lakhs under the head income from HP. House property में loss है 6 lakhs का. 5 lakhs का PGBP का loss है, business loss. 3 lakh का income है LTCG से. 3 lakh का income है LTCG से. He filed his return of income for the assessment year 21-22 on 31st December 2021. Determine the total income of Mr. Kabir for assessment year this and the amount of loss which can be carried forward in the manner most beneficial to him. आप इसका टोटल इनकम बताइए कबीर का फॉर द असेसमेंट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ लॉस विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम. तो सर इसमें याद रखना है अपने को, सबसे पहले अपने को बताना है कि इसका टोटल इनकम कितना है. तो सर एचपी लॉस जो है, एचपी लॉस दिस इज 6 lakhs. ठीक है, फिर बिजनेस लॉस जो है, बिजनेस लॉस दिस इज ऑल्सो 5 lakhs. और LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख. तो क्या बिजनेस लॉस LTCG के साथ सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल. हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी LTCG के साथ सेट होता है? बिल्कुल, आप सेट ऑफ कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसने रिटर्न कब फाइल किया है असेसमेंट ईयर 21-22 में? ऑन 31st दिसंबर. कबीर को रिटर्न फाइल करना था, इंडिविजुअल है, टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, तो 31 जुलाई 2021 तक इसे रिटर्न फाइल करना था, बट ये रिटर्न लेट फाइल किया है. ये रिटर्न लेट फाइल किया है, यानी ड्यू डेट में 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं किया. बट दैट डज नॉट मीन दैट ये जो लॉसेज है ये एचपी लॉस तो सेट ऑफ कर सकता है. अरे बात समझ में आ रहा है? ये एचपी लॉस सेट ऑफ कर सकता है सर. देखो, सेट ऑफ में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड में रेस्ट्रिक्शन है, याद रखिएगा. करंट ईयर में मैं अगर कोई लॉस इंकर किया हूं उसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, बट मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता अगर रिटर्न इज नॉट फाइल टाइमली. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. तो सर ये बिजनेस लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैप गेन का. तो टोटल इनकम तो जीरो है, एनीवेज आपका टोटल इनकम जीरो है. बट द क्वेश्चन इज टोटल इनकम पूछा है और लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दिस रिटर्न इज नॉट अ रिटर्न अंडर 139(1). इट इज फाइल्ड बिलेटेड. इसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. तो 139(3) लॉस रिटर्न बोलता है कि लॉस रिटर्न फेल आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर 139(1) फाइल करना है. तो सर यहां पर तो आपको लॉस का जो बेनिफिट था बिजनेस लॉस का वो नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं. तो माय टोटल इनकम इज जीरो, बट लॉस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज फुल एचपी. एचपी लॉस पे रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता. एचपी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट. तो 6 lakhs का तो मेरा एचपी लॉस है जो आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और टोटल इनकम मेरा जीरो होगा. करेक्ट आंसर होगा डी. नो लॉस इज गलत. HP loss can be carried forward even if return is not filed before the due date. Very very good question. इस तरीके का सवाल आ रहा है कि आपको सब चीज का आइडिया होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपके एग्जाम्स के. तो विद दिस वी कंप्लीट आवर एमसीक्यू पैटर्न. नेक्स्ट कम डिस्क्रिप्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और ये पूरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट है. एक डॉक्टर का सम था, ठीक है, और यहाँ पे एडवोकेट कर दिया है. बस आप देखना, डॉक्टर निरंजना बोल के एक सम था शायद मेरे हिसाब से. प्लीज गो एंड चेक इट, एकदम सेम टू सेम आपको मिलेगा. ठीक है गाइस, ये प्रॉपर आपको प्रॉपर पीजीबीपी टोटल इनकम का एक फुल फंडा सम था. ठीक है, फुल 14 मार्क्स का एक सम है. इस तरह के एग्जाम के लिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि ऐसा सवाल हमेशा लास्ट में करिएगा. छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए. छोटे छोटे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, लास्ट में जाके बड़ा हो जाएगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो सर ये आप प्लीज एक बार घर पे कर लीजिएगा. मैं बाकी का क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो ज्यादा मतलब जो आपका एग्जाम मतलब जो कभी इंस्टीट्यूट के मैट में कभी था नहीं. ठीक है, ये सब वन ऑफ क्वेश्चन है जो एमटीपी में फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने आपको दिया. तो ऐसा सवाल तो पहले सर हो चुका है, इसलिए मैं अभी इसमें कवर नहीं करा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, बाकी का सवाल जो है जो एकदम न्यू तरह का क्वेश्चन है वो अपने पहले कवर करेंगे. क्वेश्चन 2 बिल्कुल नया है, बहुत अच्छा सवाल है. लेट्स डू इट. डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है और आपको टोटल इनकम बताना है. मिस्टर रघु एज 62 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन है, याद रखेंगे. अमेरिकन सिटीजन है, भले ही है अमेरिकन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन सिटीजन है. मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है इन गुरुग्राम. मिस्टर रघु होल्ड्स अ सीनियर लेवल पोजीशन एज अ रिसर्चर इन द कंपनी सिंस 2009.
बहुत सीनियर पोजीशन में है सिंस 2009. टू शेयर हिज नॉलेज एंड फाइंडिंग इन रिसर्च, कंपनी गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू अदर ग्रुप कंपनीज आउटसाइड इंडिया व्हाइल कंटिन्यूइंग टू बी बेस्ड एट गुरुग्राम ऑफिस. मतलब उसको बेसिकली ट्रैवल करने का मौका दिया, वो अलग अलग कंट्री जाके घूमे और अपना रिसर्च नॉलेज बढ़ाए सर. अब इसमें आपको देखो क्या दिया है, डिटेल्स ऑफ हिज ट्रैवल आउटसाइड इंडिया. कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन. आपको बता दिया कि वो देखो अलग अलग कंट्री में कितना दिन था, तो सर नॉर्मली बताता है इंडिया में कितना दिन था, यहां पर बता दिया अलग अलग कंट्री में कितना दिन था, और वो गुरुग्राम में बेस्ड है. तो जितना दिन वो ट्रैवल किया है, जितना दिन वो ट्रैवल किया है, आपको क्या करना है, 365 में से जितना दिन वो ट्रैवल किया है उतना वो पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में था. सिंपल. जितना वो ट्रैवल किया है उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे टोटल 365 से, सर उतना दिन वो इंडिया में जो नहीं था 365 से माइनस कर दीजिए. तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है सर, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. कॉमन सेंस का सबसे प्रॉब्लम है वो कॉमन नहीं है. तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा. तो यूएस में 25 अगस्त से 10 नवंबर रहा है, मतलब वो इंडिया के बाहर है, वो इंडिया में के बाहर है, और 25 अगस्त को भी इंडिया के बाहर था. तो सर आप जब डेज निकालोगे ना, बी वेरी केयरफुल, आप 24 डेज माइनस करोगे. मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. 7 डेज अगस्त में वो नहीं था इंडिया में, प्लस अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर 30 डेज, फिर क्या आता है अक्टूबर 31 डेज, और फिर क्या आता है नवंबर. नवंबर में कितना डेज, 10 नवंबर को भी वो यूएस में था, तो प्लस 10 कर देंगे आप. 10 नवंबर को भी वो यूएस में था, प्लस 10 कर देंगे, तो 7 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10, आई थिंक इट गिव्स यू 79 डेज. 79 डेज वो यूएस में था सर. तो आप उसको इंडिया के बाहर है, तो आप उसको 365 से माइनस करेंगे टू डिटरमाइन टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया. यूके में 20 नवंबर से 23 दिसंबर था, तो अगेन नवंबर में 30 डेज, 30 माइनस 19 करना पड़ेगा बिकॉज 20 को इंडिया के बाहर था. तो आप 11 डेज इंडिया के बाहर थे नवंबर में, और दिसंबर में 23 डेज, दिसंबर में 23 डेज, तो इट इज कमिंग टू 34, इट इज कमिंग टू 34 डेज आप यूके में थे. जर्मन में 10 जनवरी से 24 मार्च, तो अगेन 31 डेज जनवरी का माइनस 9 करेंगे, तो 22 डेज आप जनवरी बाहर थे जर्मनी में. फेब्रवरी 28 होगा, वेरी वेरी केयरफुल, 21 वाला मतलब करंट ईयर 21 का है, तो सर 2021 में तो 28 डेज था, लीप ईयर नहीं था, एंड मार्च था 24 डेज. तो 22 प्लस 28 प्लस 24 गिव्स यू 74 डेज. तो आप देखो 74 प्लस 79 प्लस 34 गिव्स यू 187 डेज. ठीक है, 187 डेज, 187 डेज. तो बच गया 178, बच गया 178, बच गया 178. एक बार फिर से चेक कर लो, ये सब डेज का कैलकुलेशन में किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, फटाफट चेक कर लो. यूएस में 25 अगस्त टू 10 नवंबर, 25 अगस्त में 31 माइनस 24 7 हो गया, 7 प्लस 30 सितंबर, अक्टूबर 31 नवंबर 10. तो एक बार फिर से देख लो, 7 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10, इट इज कमिंग टू 78 डेज. देखो ये 78 होगा, प्लीज इसको ध्यान से देखो, 78 डेज होगा. ठीक है, 20 नवंबर 30 माइनस 19 11 प्लस 23, तो 23 प्लस 11 34. ठीक है, 31 माइनस 9 कितना 22, जनवरी प्लस 28. ठीक है, 28 कितना हुआ 50 डेज प्लस 24 74 डेज. ठीक है, तो 74 प्लस 78 प्लस 74 गिव्स यू 78 प्लस 34 प्लस 74 गिव्स यू 186 डेज. और 186 को आप टोटल में से माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 179. तो भी सर क्या होने वाला है देखो, क्या ये 182 डेज और मोर है, क्या ये 182 डेज और मोर है? नहीं सर, ये 182 डेज नहीं है, ये 182 डेज नहीं है. तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होगा सर. बट सेकंड कंडीशन 60 डेज और मोर है क्या? हाँ सर. तो प्रीवियस ईयर्स का देखो लिखा हुआ नीचे, लास्ट 4 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 380 डेज. मतलब यस वो रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट है सर, क्लियर है, रेसिडेंट है. लेकिन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में ही वॉज प्रेजेंट ओनली फॉर 700 डेज. 730 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 6 में 730 मिनिमम रिक्वायरमेंट, और लास्ट 10 ईयर्स में 2 साल रेसिडेंट, तो 730 नहीं हो रहा है, तो ये बन गया RNOR, ये बन गया RNOR. तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इनकम एक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल. तो रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल गया, RNOR. नेक्स्ट, सैलरी रुपीज 15,80,000 इस फॉलोइंग इनकम्स बताया. सैलरी अर्न रुपीज 15,80,000. ठीक है, इंटायर सैलरी पेड बाय इंडियन कंपनी इन हिज बैंक अकाउंट.
फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 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 स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना। लेकिन 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 स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना। सैलरी इनकम में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सैलरी इनकम में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 15 लाख 80 में से, भूलना मत स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिविडेंड अमाउंटिंग टू 48,000 जो ट्रीट लिमिटेड एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है उससे मिला, विच वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, यानी एक्रूड भी इंडिया के बाहर है सिंगापुर कंपनी का डिविडेंड और रिसीव भी इंडिया के बाहर है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि RNOR है। Interest on fixed deposit with Punjab National Bank Delhi amounting to 10,500 was credited to his savings account. Savings account है, savings account है, savings account है, तो 10,500 रुपया जो है वो हमारा पूरा का पूरा इनकम में ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सर इंटरेस्ट पे कुछ था क्या? 80 TTA था, 80 TTB था। सर TTA में टाइम डिपॉजिट कवर्ड नहीं था, बट टीटीबी में सारे डिपॉजिट्स कवर्ड थे। बट टीटीबी किसके लिए? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। सर इसका एज एक बार देख लो, इसका एज एक बार देख लो। ओ माय गॉड, 62 का है ये एक सीनियर सिटीजन है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट ईच एवरी स्टेप। देखो मेरे को भी ऐसे याद नहीं था, बट मैंने इंटरेस्ट देखते मेरे दिमाग में आ गया, नहीं टीटीए टीटीबी कुछ था। तो सर जीटीआई में तो ऐड नहीं करेंगे ना, जीटीआई तो टोटली होगा 15,80,000 में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 10,500 गिव्स यू 15,40,500, 15,40,500। अब इसमें से आपको क्या करना है? अब इसमें से आपको क्या करना है? अब इसमें से आपको क्या करना है सर? डिडक्शन देना है 80 टीटीबी में। बी वेरी केयरफुल सर, बी वेरी केयरफुल। डिडक्शन देना है 80 टीटीबी में, डिडक्शन देना है 80 टीटीबी में, डिडक्शन देना है 80 टीटीबी में। ठीक है, तो 80 टीटीबी में कितना डिडक्शन देंगे सर? 80 टीटीबी में कितना डिडक्शन देंगे सर? 80 टीटीबी में आपको 10,500 का डिडक्शन देना है। 80 टीटीबी में आपको 10,500 का डिडक्शन देना है। तो 15,40,500 माइनस 10,500 गिव्स यू 15,30,000। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा टोटल इनकम है जो टैक्सेबल होगा, 15,30,000। ये हमारा टोटल इनकम है जो अपने को टैक्सेबल करना है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर दीपक विद द ड्यू डेट्स। सिंपल है, आपको एडवांस टैक्स पेबल बताना है ड्यू डेट्स के साथ साथ। टोटल एस्टिमेटेड टैक्स पेबल बता दिया 5,50,000। TDS डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, TDS डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड। सर नॉर्मली जो टैक्स क्रेडिट्स TDS आपका कटता है वो आपको ऑब्वियसली एडवांस टैक्स निकाल के लिए माइनस करना पड़ता है, बट जो TDS डिडक्ट होके डिपॉजिट हुआ है उसी को माइनस करेंगे। बट ये डिडक्टेबल था, डिडक्ट ही नहीं हुआ, तो डिडक्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे सर, नील, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। TCS जो आपके ऊपर कलेक्ट हुआ है, यस इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी है 5,30,000, क्योंकि आपका TCS भी कलेक्ट हुआ है, आपके ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी है 5,30,000। तो सिंपल है, पहले 15% करेंगे, फिर 45% करेंगे, फिर 75% करेंगे और बाद में 100% करेंगे। तो पहले 5,30,000 पे हमें क्या करना है? 15% एडवांस टैक्स देना है, विच इज कमिंग टू 79,500। हमें 79,500 देना है। फिर 5,30,000 पे हमें 45% तक देना है, बट अपने ऑलरेडी 79,500 दे चुके हैं, तो इट्स कमिंग टू 1,59,000, मतलब एडिशनल 30 और देना है। फिर अगेन 5,30,000 पे इसका अमाउंट सेम आएगा, मैंने इसका लॉजिक बताया था सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का। 75% माइनस 79,500 दे माइनस करोगे, फिर 1,59,000, मतलब क्यूमुलेटिव से आपको इंक्रीमेंटल माइनस करना पड़ेगा, विच इज अगेन कमिंग टू 1,59,000। और लास्ट में आपको 5,30,000 टोटल देना था, माइनस 79,500 माइनस 1,59,000 माइनस 1,59,000, वो आपको देता है 1,32,500। दिस इज द टोटल एडवांस टैक्स विच हैज टू बी payable to the company. This is the total advance tax which is to be payable to the company. So this is the correct answer. This is the correct answer. Next, Mr. Praveen, due to inadvertent reasons, failed to file his income tax return for the assessment year 21-22 on or before the due date of filing such return. मतलब वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया ड्यू डेट के पहले, कोई भी कारण से। क्या वो रिटर्न फाइल कर सकता है आफ्टर द ड्यू डेट? पहले बोलिए यस, वो कर तो सकता है सर। ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). ठीक है,
इफ यस विच इज द लास्ट डेट, आपको पता है लास्ट डेट के एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? 31st March 22 is the last date to file the return under section 139 for he can file. Clear? What are the consequences? Very good question. What are the consequences of not filing the return within the due date? जो ये 139(1) का टाइम मिस किया उसका क्या consequences है रिटर्न फाइल नहीं करने का? सर सबसे पहला तो हमें पता है फीस लगने वाला है, सबसे पहले अपने पता है फीस लगने वाला है 234F में, याद है? इफ यू डोंट फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) तो फीस 5000 तक लग सकता है, और अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करोगे तो 10,000 तक फीस लग सकता है। बट इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakhs तो फीस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 1000। तो पहला आपको जो एरर फाइंड करना है वो है फीस अंडर 234F, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट लगने वाला है आपके ऊपर अंडर सेक्शन 234A ऑन डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑल द टैक्स लायबिलिटी ड्यू फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। 234A का इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते तो यू नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज नॉट अलाउड। लॉसेस अगर आपका है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कौन कौन सा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? बिजनेस लॉस नहीं कर सकते, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ओएमआरएच का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैप गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सर आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया। देखिए आपसे पूछा है कॉन्सिक्वेंसेस, तो नहीं फाइल करने का तो यही 3 कॉन्सिक्वेंसेस बनता है अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हो। फीस लगता है, इंटरेस्ट लगता है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते सर। 3A अगेन ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट के मैट में है, सेम टू सेम इंस्टीट्यूट ने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। HP मेरे को देखते ही याद आ गया, पर यूनिट। इसमें कैच था ये पर यूनिट, दिस वाज द कैच। पर यूनिट मतलब सर याद है आपको एरिया वाइज सम कराया गया था, एरिया वाइज में आप प्रोपोर्शनेटली करते थे, बट यहां पे प्रोपोर्शनेटली नहीं करना है क्योंकि सब कुछ पर यूनिट दिया है। पर यूनिट मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग दिया है, लेट आउट का अलग दिया है, तो आप प्रोपोर्शनेटली क्यों करेंगे? तो देखो, नवीन एंड विकास कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज ऑन अ पीस ऑफ लैंड परचेज्ड बाय देम एट दिल्ली। Built up area is each house was 1800 square feet and ground floor and equal area in the first, मतलब रेशियो 1:1 है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों इक्वल एरिया है। नवीन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है फर्स्ट फ्लोर 18 को एंड कंप्लीट करता है फर्स्ट फ्लोर 20, मतलब दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ HP फॉर नवीन। विकास स्टार्ट करता है फर्स्ट फ्लोर 18 को बट कंप्लीट कर रहा है बीच साल में 30 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1 अक्टूबर से यानी 6 मंथ्स का ही होगा सर। विकास के लिए जो HP कैलकुलेशन होगा 6 मंथ्स का होगा बिकॉज पार्ट ऑफ द ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। नवीन ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। नवीन का क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बट विकास का देखो क्या लिखा है, विकास ने ग्राउंड फ्लोर खाली ऑक्यूपाई किया 1 अक्टूबर को जिस दिन बना, ठीक है, और लेट आउट कर दिया फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर, मतलब विकास का क्या पता है, लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, बट नवीन का केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैं आपको समरी बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका गया है, प्लीज एक बार जाकर देख लीजिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड विकास का है, सॉरी नवीन का है, और विकास का दोनों है, लेट आउट भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। लेट आउट कितने मंथ्स का है सर? 20,000 पर मंथ है 1 अक्टूबर से, लेकिन टेनेंट वकेट कर दिया, ओ माय गॉड, 31 दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स ही लेट आउट है, 3 मंथ्स ही लेट आउट है। अब बात समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और बाकी विकास ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया 1 जनवरी से 31 मार्च, मतलब ये जो लेट आउट है ना, ये जो लेट आउट है ये भी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। तो एनीवे सर ये एरिया वाइज सम है, ये तो इजी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट ये आपको एरिया वाइज करना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना है, लेट आउट का कितना है। लेट आउट से जो इनकम आएगा इनकम, और सेल्फ ऑक्यूपाइड से जो आएगा वो इनकम। ऑब्वियसली सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट में इंटरेस्ट का बाइफर्केशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे फेयर रेंट दिया, ईच यूनिट का कोई भी डिविजन नहीं करना है, ईच यूनिट का आपको आंसर दिया है। म्युनिसिपल वैल्यू ईच यूनिट का कोई डिविजन नहीं करना, ईच यूनिट बताया। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ओवरऑल बताया। नवीन एंड विकास, सर नवीन के तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि इसका एनएवी नहीं लाने वाला है। नवीन का सेल्फ ऑक्यूपाइड 0 है, एनुअल वैल्यू नहीं लाने वाला है। विकास का हमको दे दिया, बट विकास भी 6 महीना किया, तो विकास को भी हाफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विकास 6 महीना मतलब फुल साल नहीं हुआ, हाफ साल हुआ है, हाफ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय, इसका कुछ करना नहीं है सर, ठीक है, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। नवीन ने हाउसिंग लोन ले लिया 15 लाख रुपया 12% के हिसाब से 1 अप्रैल। विकास ने भी हाउसिंग लोन लिया 10 लाख 10% 1 जुलाई को, यानी विकास कम टाइम के लिए लोन लिया। आई होप यू अंडरस्टूड,
ठीक है, नो रीपेमेंट वॉज मेड बाय आइदर ऑफ देम टिल 31st मार्च। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है गाइज, आप खुद से कर लेना, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, प्लीज आप खुद से कर लेना, ठीक है। लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों हाउसेस का पार्टली पार्टली, तो आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। नेक्स्ट Mr. Samaksh is a marketing manager of Smile Limited. Mr. Samaksh is a marketing manager of Smile Limited. From the following information आपको कंप्यूट करना है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी। सैलरी कंप्यूटेशन बताया आपको, बहुत सिंपल है। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ, तो कितना हो गया 8,40,000, पूरा साल का बताया। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ तो हो गया आपका 8,40,000, तो पूरा आपको साल का पूछा है। डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 8,40,000 का 40% कितना हो जाएगा 3,36,000, very very simple. Next, he's provided health insurance premium, health insurance scheme approved by IRDA for which 20,000 is incurred by Smile Limited. सर याद आ रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रोवाइड करते हैं वो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, वो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, तो जीरो हो जाएगा। 10,000 एज अ गिफ्ट वाउचर मिला ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी कंपनी से। तो सर यहां पर आप दो चीज कर सकते हो, 10,000 भी टैक्सेबल कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव व्यू 5,000 भी कर सकते हो, बिकॉज गिफ्ट अप टू 5,000 इज एग्जेम्प्ट। बट अभी तक इसमें डिबेट है कि एक्सेस 5,000 टैक्सेबल होगा कि फुल वैल्यू 5,000 टैक्सेबल होगा। तो सर आप 10,000 भी कर सकते हो, 5,000 भी कर सकते हो, दोनों इंस्टीट्यूट करेक्ट मानता है। Smile Limited allotted 800 sweat equity shares in August. Shares were allotted at 450, मतलब allotted price है 450, and FMV on the date of exercising the option by Mr. Samaksh was 700 per share. तो सर कितना एक्सेस, आप बताओ कितना एक्सेस, 700 रुपया FMV है और 450 रुपया अलॉटमेंट प्राइस है। 700 रुपया FMV और 450 रुपया अलॉटमेंट प्राइस है, मतलब डिफरेंशियल कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है 250, तो 250 इंटू 800 शेयर्स और 250 करके है, तो सर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगा वो 2 लाख आएगा, जो टोटल वैल्यू आएगा वो 2 लाख आएगा, जो आपका परक्विजिट की तरह टैक्सेबल होगा। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर ड्यूरिंग सितंबर 2016, फर्नीचर दिया गया उसको, अच्छा 2016 में दिया गया है फर्नीचर, वो अपने रेसिडेंस में यूज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब यूज ऑफ फर्नीचर इज अ परक्विजिट। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज 1,10,000, लेकिन 31 मार्च को कंपनी ने फर्नीचर ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ माय गॉड, मतलब सर यहां पर यूज भी है, ठीक है, और सेल भी है, दोनों चीज है, क्योंकि वो फर्नीचर यूज कर रहा था 31 मार्च को सेल हुआ है, 31 मार्च को सेल हुआ है। तो सर यहां पर अपने पढ़े थे यूज के केस में 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और यही था ना, यूज के केस में 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और हमने पर एनम करंट ईयर लेंगे, पर एनम करंट ईयर लेंगे। सर सितंबर 16 का तो सितंबर में हो गया होगा, 16 में हो गया होगा, हमें तो 2021 का आंसर निकालना है। तो करंट ईयर में 1,10,000, करंट ईयर में 1,10,000 पे पूरा 10% विच इज कमिंग टू 11,000 विल बी योर परक्विजिट। सबसे पहले यूज, फिर आपने ध्यान से देखना, फिर आपने ट्रांसफर भी किया है, तो यहां पे आपको सबसे पहले WDV निकालना पड़ेगा। अब सर ये फर्नीचर जो है ये ना तो कंप्यूटर है, ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ना तो मोटर कार है, तो यहां पे अपने पढ़े थे 10% SLM, 10% SLM बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इस 1,10,000 पे। तो इट्स वेरी सिंपल ना, सितंबर 16 को अगर फर्नीचर खरीदा है तो सितंबर 17, सितंबर 18, सितंबर 19, सितंबर 20, बट सितंबर 21 नहीं कर सकते क्योंकि मार्च में बेच दिया है। तो कंप्लीटेड कितना साल है 4 साल, तो आपको 10% डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा 1.1 लाख पे इनटू 4 इयर्स, विच इज कमिंग टू 1,10,000 के ऊपर 10% इनटू 4 इयर्स यानी 44,000 डेप्रिसिएशन मिलेगा, और 1,10,000 से मिलेगा विच इज कमिंग टू 66,000, तो ट्रांसफर पे परक्विजिट आ रहा है 66,000, क्योंकि सर यहां पे बोल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपया में दिया, तो यहां पर बेनिफिट जो मिल रहा है एम्प्लॉय को वो है 66,000 का। रिसीव 10,000 टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, पूरा टैक्सेबल कर देंगे आप, डिडक्शन देंगे ओनली इफ इट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो टैक्सेबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हाउसिंग लोन एट 4.5% पर एनम प्रोवाइडेड बाय स्माइल लिमिटेड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/20 is 150 लाख, मतलब 15 लाख पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और हाउसिंग लोन 4.5% पे दिया गया है। 50,000 इज पेड बाय समक्ष एवरी क्वार्टर, दे दिया यहाँ पे, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट दे दिया। अब इसके वजह से आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सर मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, और यहां पर 50,000 अपने समक्ष को दिया है एवरी क्वार्टर टुवर्ड्स द प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम जून, मतलब अप्रैल में जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर,
फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 बार आउटस्टैंडिंग चेंज होगा सर। कैसे? 50,000 से चेंज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कैसे होगा सर? कैसे होगा? आउटस्टैंडिंग पहले 15 लाख है तो 15 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर भी 15 लाख पे निकालेंगे, बट थर्ड मंथ पे आप 14.5 लाख पे निकालेंगे, क्योंकि हमें मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे चाहिए। और यहां पर बोल दिया कि 50,000 वो पेमेंट कर रहा है एवरी क्वार्टर, स्टार्ट किया जून से, तो जून एंड पे बैलेंस कम हो गया, फिर जुलाई में भी 14.5 होगा, अगस्त में भी 14.5 होगा, आप समझ रहे हो, बट सितंबर में 14 होगा, फिर अक्टूबर में 14, नवंबर में 14, दिसंबर में 13.5, समझ रहे हैं, जनवरी में 13.5, फरवरी में 13.5, बट क्वार्टर मार्च में 13। ऐसे करके आपको हर मंथ का बैलेंस निकल गया है। 4.5% पे आपको इंटरेस्ट दिया है, बट लेंडिंग रेट एसबीआई का चल रहा है 8, तो सर डिफरेंशियल रेट कितना है? 8 माइनस 4.5, 3.5, तो आपको 3.5%, सबका 3.5% आउटस्टैंडिंग इनटू 1/12, दिस विल बी द इंटरेस्ट एवरी मंथ। और ऐसे करके 12 महीना का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। गाइस खुद से कर लीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। सर ये रीपेमेंट देके ना पूरा पूरा बहुत ज्यादा बड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट का प्रॉपर नोट, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग 50,000, तो यूज ऑफ लैपटॉप तो एग्जेम्प्ट होता है। सो दिस माई फुल डिस्कशन विच आई हैव डन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैच कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में इसका आंसर्स लिस्टेड है, फटाफट इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है। नेक्स्ट है देखो 4A। देखो इनकम टैक्स में टाइम लगेगा, जीएसटी जल्दी हो गया, बट इनकम टैक्स इतना जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। हर एक एडजस्टमेंट का आपको मतलब समझाना पड़ेगा, ठीक है सर, हर एक एडजस्टमेंट का आपको मतलब समझाना पड़ेगा, तो यू हैव टू बेयर विथ मी। नेक्स्ट, compute the gross total income of Mr. Farhan and show the items eligible for carry forward and the assessment years up to which such losses can be carried forward from the following information furnished by him for the year ended 31st March 2021. पहला, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, तो ये तो सेट ऑफ हो सकता है आराम से। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, सर ये खाली इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ होता है, इस केस में कुछ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है नहीं सर, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो इसको स्ट्रेट अवे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये आप कर सकते हो 2 लाख तक सेट ऑफ, ठीक है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 20,000। एचपी लॉस केवल 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 2,80,000, ठीक है, बिजनेस इनकम है, ये बिजनेस लॉस नहीं कर सकते, याद रखिएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस खाली इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस का सेट ऑफ हो सकता है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें कोई बिजनेस लॉस खोजना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैप गेन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एसटीडी नॉट पेड, तो ये आराम से एलटीसीजी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एसटीडी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन सेल, सर अभी आपको पता है 112A के हिसाब से टैक्स रेट इंपोज होगा ओवर एंड अबव 1 लाख, तो इट इज नो मोर एन एग्जेम्प्ट इनकम, इट इज अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, तो ये भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन के साथ भी जा सकता है, शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी जा सकता है सर, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन के साथ भी जा सकता है, विल सी, लेट्स चेक। और क्या है आगे, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिलेटिंग टू दिस ईयर 18,000, सर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस याद है, तो ये इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो देखो 25 माइनस 12 कितना आ रहा है, देखो ये मैं कैलकुलेशन मैनुअली कर रहा हूं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 18 17 17 18 का, तो कितना साल, 4 साल, 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो 18 19 19 20 20 21 21 22, ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर है सर, आपको 21 22 का निकालने हो, ये 21 22 लास्ट ईयर है, तो 13,000 आप माइनस करके सेट ऑफ कर लो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड के सेट ऑफ कर लो, लेकिन उसके बाद ये जो लॉस है नो कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये टाइम लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। सर कितना कैरी फॉरवर्ड बनता भी तो 18,000 में से 13,000 आपने सेट ऑफ किया, तो बचता आपके पास 5,000 आपका कैरी फॉरवर्ड बनता सर, बट नो कैरी फॉरवर्ड बिकॉज टाइम लिमिट एग्जॉस्टेड। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, यस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और 8 साल है अभी, 15 16 से 8 साल है, तो इसको आप क्या करोगे पता है, ट्रेडिंग बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर दोगे 12,000। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यस सर, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन लास्ट में करते हो, तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को भी ट्रेडिंग बिजनेस के साथ आप सेट ऑफ कर दोगे, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी ट्रेडिंग बिजनेस के साथ आप सेट ऑफ कर दोगे, समझ गए, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी आप ट्रेडिंग बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर दोगे। और लॉन्ग तो बचा कितना सर, लेट्स कैलकुलेट, ट्रेडिंग बिजनेस कितना है 2,80,000,
ठीक है, इसमें से आपने बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड 12,000 माइनस कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपया फिर माइनस कर दिया, इट इज कमिंग टू 1,68,000, इट इज कमिंग टू 1,68,000। तो बिजनेस जो है 1,68,000 आपका फाइनल आंसर आ गया, बिजनेस लॉस, बिजनेस इनकम। इधर आपका सैलरी 4,18,000 माइनस 2,00,000, 4,18,000 माइनस 2,00,000, तो ये हो गया आपका 2,18,000। इससे ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये इनकम हो गया। लॉन्ग टर्म कैप गेन देख लो, 2,05,000 है, उसमें से 85,000 सेट ऑफ कर दिए, 1,10,000 सेट ऑफ कर दिए, बच गया 10,000, वो यहां से सेट ऑफ कर लो। क्या STCL सेट ऑफ हो सकता है? यस सर, ये सेट ऑफ हो सकता है सर। तो ये सेट ऑफ कर लिए, तो बचा यहाँ पे कितना? 75,000। तो ये अभी भी बचा हुआ है। तो सर अल्टीमेटली मेरा कैप गेन पूरा खप गया। तो सर आपका टोटल इनकम कितना आ रहा है? टोटल इनकम कितना आ रहा है? 2,18,000 प्लस 1,68,000 विच गिव्स यू 386, विच गिव्स यू 386। तो 386 आपका टोटल इनकम आ रहा है। और कैरी फॉरवर्ड क्या क्या करेंगे आप? एक तो ये कर दिए, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ये कर दिए, एक तो कैरी फॉरवर्ड ये कर दिए, ये कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, ठीक है। और एक बार देखो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। HP लॉस 20,000, स्पेसिफाइड बिजनेस 45 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 75। ये 3 लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और बाद बाकी कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है ये, कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ध्यानचंद अंडर चैप्टर 6 से फॉर दिस ईयर। मिस्टर ध्यानचंद का एज है 65 इयर्स, ये सीनियर सिटीजन है और ये ABC लिमिटेड में काम कर रहा है। उसका इनकम में सैलरी है 18,50,000 और इंटरेस्ट ऑन FD है 75। आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बताया है, पेमेंट बताया, और आपको निकालना है डिडक्शन। बी वेरी केयरफुल, आपको निकालना है डिडक्शन। तो डिडक्शन निकालना है तो सर यू डोंट हैव टू कंप्यूट इनकम, यू हैव टू कंप्यूट डिडक्शन। तो डिपॉजिट ऑफ 1,15,000 PPF, तो 80C में आप 1,50,000 क्लेम कर सकते हो। पेमेंट ऑफ LIC ऑफ 62,000 ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/17, सम एश्योर्ड 4 लाख, तो मैक्सिमम 10%। तो 80C में 62 और 10% ऑफ 4 लाख 40,000। डिपॉजिट ऑफ 45,000 इन अ 5-year डिपॉजिट, अलाउड है, ये भी अलाउड है। तो टोटल कितना हो रहा है 80C में? 1,50,000 प्लस 40, 1,90,000 प्लस 145, 235। बट सर 80C मैक्स टू मैक्स आप 1.5 लाख ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटेड 2,10,000 जो कि बीइंग 15% ऑफ हिज सैलरी, बेसिक प्लस DA विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायर। आपको बता दिया है कि जो कंट्रीब्यूशन किया है 2,10,000 वो आपका 15% है सैलरी का, अपने NPS अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। A matching contribution was made by ABC, मतलब एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसका डिडक्शन 80CCD2 में मिलेगा, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा खुद उसका डिडक्शन 80CCD1 में भी मिलेगा, और एडिशनल डिडक्शन 80CCD1B में भी मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 80CCD1B में 50,000 एडिशनल डिडक्शन मिलता है, और 80CCD1 जो है वो रेस्ट्रिक्शन में आ जाता है 80CCE में, जो बोलता है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 दैट शुड नॉट एक्सीड 1,50,000। तो सर हमें 80CCD1B पहले सेट असाइड कर देना है 50,000। आपने कंट्रीब्यूट किया है 2,10,000। सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सोचो, आपने कंट्रीब्यूट किया है 2,10,000, मतलब सर आपको एक्चुअली 50,000 इसमें से माइनस करना है। तो 210 में मैंने 50,000 माइनस किया, मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन है 1,60,000। बट हमें कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है, आपको हमें कितना डिडक्शन मिल सकता है 80CCD1 में अपने पढ़े थे सर, टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ योर सैलरी, टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ योर सैलरी। तो आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते। आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 1,60,000, मैं अभी 80CCD1 सोच रहा हूं, मैं 1 भी नहीं सोच रहा हूं, इसलिए मैंने 50,000 माइनस कर दिया। तो 80CCD1 में आपको 2,10,000 माइनस 50 करना है, विच इज कमिंग टू 1,60,000। अब ये 1,60,000 में आपको कंपेयर करना है 10% ऑफ सैलरी। कैसे निकालोगे यार? 2,10,000 जब 15% है तो 10% नहीं निकाल सकते यूनिटरी मेथड, एकदम निकाल सकते। तो 210 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10। 2,10,000 अगर 15% है तो 10% कितना होगा सर? तो 2,10,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, 1,40,000। अब देख पा रहे हो मैक्सिमम आपको 140 मिलेगा। तो 80CCD1 में हम 140 क्लेम कर लिया, 80CCD1 में हम 140 क्लेम कर लिया। 1B पार्ट नहीं बनता सर। ये ABC लिमिटेड जो कंट्रीब्यूट किया ये 80CCD2 ये भी पार्ट नहीं बनता।
तो ये एडिशनल है। अब बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सर आपका टोटल डिडक्शन आने वाला है 2,90,000, जिसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे 150 में। ये 80 सीसीई का बात कर रहे हैं अपने। तो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 अपने क्लियर कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 80CCD1 भी ये पूरा का पूरा आप 50,000 क्लेम कर सकते हो, पूरा 50,000 क्लेम कर सकते हो, एडिशनल डिडक्शन है आपका। लेकिन सर एबीसी कम नहीं किए, एबीसी का कंट्रीब्यूशन सैलरी में टैक्सेबल होगा, और 80CCD1 80CCD2 सबसेक्शन 2 में इसको डिडक्शन क्लेम करेंगे आप, सेम टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो सर ये जो यहां कैलकुलेशन की है ना, वो सेम ही तो होगा ना। इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है जो आपने किया है, तो वहां पे भी 10% तक ही आपको डिडक्शन मिलता है। तो सर 10% तो वही होगा ना, 1,40,000। आप बात समझ गए ना, सेम कैलकुलेशन होगा 1,40,000। 1,40,000 आप और डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80CCD2 में। इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 80CCE, बी वेरी केयरफुल। बहुत ही अच्छा समय। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों कर पा रहा हूं। बहुत ही अच्छा समय, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो 80C का पूरा 80CC में 1,50,000 हो गया, 80CCD1B में क्या बोलते हैं 50 हो गया, और 80CCD2 में 1,40,000 हो गया। तो अभी तक 1,50,000 प्लस 50 2,00,000 प्लस 1,40,000 3,40,000 का डिडक्शन तो एलिजिबल हो गया सर। 1 अप्रैल 2020 मेडिकल प्रीमियम ऑफ ₹1,08,000 and 80,000 पेड एज लमसम टू इंश्योर हिज एंड हिज वाइफ, जो कि 58 ईयर्स की है, हेल्थ रिस्पेक्टिवली फॉर 4 ईयर्स। तो आपको पता है अगर प्रो रेट, अगर 4 ईयर्स है, 1 साल से ज्यादा है, तो आपको डिवाइड बाई 4 करना है। डिवाइड बाई 4 करना है, डिवाइड बाई 4 समझ गए, 1,08,000 प्लस 80,000 टोटल इतना है, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, पर ईयर आ जाएगा आपको 1,08,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 4 विच इज कमिंग टू 47,000। तो एनुअलाइज प्रीमियम है 47,000। अब आपको देखना है लिमिट कितना है। सर वाइफ का एज 58 ईयर्स है, एक बार हस्बैंड का भी देख लो भाई। अरे भाई हस्बैंड का एज हो गया 65। आपको पढ़ाया गया था 2 ग्रुप होता है एटीडी में, पेरेंट्स का ग्रुप अलग, मेरा फैमिली का ग्रुप अलग। हम लोग से किसी का भी अगर एज सीनियर सिटीजन वाला एज हो गया 60 इयर्स और मोर हो गया, तो लिमिट क्या हो जाएगा 50,000। लिमिट क्या हो जाएगा 50,000। पेरेंट्स के लिए भी लिमिट क्या हो जाएगा 50,000, उनका एज अगर 60 इयर्स और मोर है। लेकिन अगर कोई भी 60 इयर्स और मोर नहीं है तो 25,000 ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एज 65 है, ऑल तो आपकी वाइफ का एज कम है, तो सर मैक्सिमम लिमिट तो 50 होगा, मैक्सिमम लिमिट 50 होगा, बट यहां पे 47 ही दिख रहा है। तो 80D में एक बार करते हैं 47 लिख लेते हैं। देखो और एक चीज है यहाँ पे, इनकट 46,000 टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज फादर, जो कि 85 इयर्स का है, ये भी सीनियर सिटीजन है, जो कि डिपेंडेंट नहीं है ध्यानचंद के ऊपर, और इसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी फादर का नहीं है। तो सर याद है मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर दो सीनियर सिटीजन जिनका खुद का मेडिकल क्लेम नहीं है, तो उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अलाउेबल है, वो भी सेपरेट लिमिट है 50,000। सीनियर सिटीजन है फादर, तो यहां पे 80D में और डिडक्शन मिलेगा। याद रखना 50,000 का पूरा डिडक्शन, सॉरी 50 नहीं 46, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 46 है, 50 तक मिल सकता था। नेक्स्ट, ही स्पेंड 6 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज वाइफ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम लिमिट है 5, लेकिन दैट्स विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 50 और 25। तो सर यहाँ पे वाइफ के लिए तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3,000 और ऐड कर सकता है, वरना ओवरऑल लिमिट 50 एक्सीड कर जाएगा। तो आप समझे 80D का आपका कितना डिडक्शन आ रहा है, 47 प्लस 3 और 46,000 विच इज कमिंग टू 50 प्लस 46 96,000। 80D का आपका 96,000 का डिडक्शन आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एज नहीं देखते तो गलत हो जाता। He has incurred an expenditure of 90,000 for the medical treatment of his mother, जो कि severely disabled है। याद है कुछ 80DD, याद है कुछ 80DD 80DDB 80U। तो 80DD में जो सीवियरली डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको सीवियरली डिसेबल्ड है तो फिक्स डिडक्शन मिलता है 1,25,000। तो 1,25,000 का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है देखो, टोटल देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे अपने, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 80cc एक रेस्ट्रिक्टिव लिमिट है, वहां से स्टार्ट करना होगा। 1,50,000 प्लस 50 प्लस 1,40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,25,000, इट इज कमिंग टू 5,61,000। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। मुझे एक चीज और याद आ रहा है जो आप भी भूल सकते थे, मैं भी भूल सकता था, बट मुझे याद आ गया क्योंकि यहां पर एक FD का इंटरेस्ट भी है, और ये ध्यानचंद है, रेसिडेंट है इंडिया का, सीनियर सिटीजन है, तो उसको 80 TTB का हमें 50,000 तक का डिडक्शन देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इनकम ऐसे नहीं बताया आपको, इंटरेस्ट इनकम बताया मतलब उसको TTB में आप डिडक्शन देंगे, सीनियर सिटीजन है 75,000। तो 5,61,000
plus 75,000, I think it is coming to 6,36,000. Let me check if I have missed anything. Let me check if I have missed anything. देखो 80 cc 1,50,000 है, 80 ccd भी 150 है, 1,40,000 है, ठीक है। फिर 80D 96,000 है, ठीक है। फिर 80DD 1,25,000 है, 80DD 1,25,000 है, ठीक है। प्लस सॉरी ये 50 होगा ना, 50 5,61,000 और 80 TDB 50,000 होगा, प्लस 50,000, तो इट इज कमिंग टू 6,11,000। सर बहुत अच्छा सम्स दिया है एमटीपी में। अगर ये लेवल है तो आई थिंक आपके एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा हो सकता है। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स आप भी ध्यान रखिए, आपके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि सी इंटर का मॉक टेस्ट पेपर है तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए भी सेम सिलेबस है, आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट है। प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, आईडीटी का भी वीडियो बना दिया है सजेस्टेड। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरा क्रिएट किया हुआ है, वीडियो पूरा बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, फटाफट उसको देख लीजिए। मॉक टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है सर, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम इनकम टैक्स। मैंने खाली 2 क्वेश्चन आपको स्किप कराया, एक तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया, स्टेप्स बता दिया, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ से था, ठीक है। टोटल इनकम निकालना रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट से, ऐसा ही सवाल आपको कराया भी गया है। आप प्लीज इसको वैसा फॉलो कर लीजिएगा। नहीं समझ में तो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में अपलोडेड है, वहां से देख लीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वॉच्ड, और जनरली अगर आपने देखा है तो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई हैव गिवन माय बेस्ट टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन। मार्च 21 का अपने डिस्कशन कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो वेट करेगा अप्रैल 21 का, वो भी बहुत जल्दी आएगा इनकम टैक्स के लिए। तो इससे हमारा पूरा मॉक टेस्ट पेपर जो 2 सीरीज इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है मैंने पूरा डिस्कस कर लिया ये वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड आई tried my level best to cover the maximum topics in given minimum time. Thank you so much guys, take care, God bless you, see you very soon in the next session. Please do not forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon button to get the real time updates. Bye bye.